ह्यूमन आई एक्चुअली ऐसा चैप्टर है जो काफ़ी हद तक तुम लोगों ने 8th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, काफ़ी हद तक। मतलब मान के चलो कि इसमें से 50% पार्ट ऐसा है, जैसे वही आपके डिफेक्ट हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वही आपके रेनबो वाला पोर्शन है, वही आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, जो थोड़ा बहुत से डिफरेंट आएगा ना, वो एक रिफ्रैक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन आ जाएगा, या एक टिंडल फैक्ट है, वो भी आप 9th में पढ़ चुके हालांकि, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग से यहाँ पर दे रखा है। अब एक और चीज़ है, डायग्राम भी आएंगे। डायग्राम तो पहले भी थे मुझे लग रहा है, शायद सेम ही है, करीब करीब मान के चलो। तो अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो क्या होगा कि इट इज एन सेंस ऑर्गन्स which detect the light या which enable us to see the wonderful world। मतलब एक ऐसा हमारे आईज का ऑर्गन है, मतलब आई एक ऐसा ऑर्गन्स है जो लाइट को सेंस करता है, लाइट को डिटेक्ट करता है और हमें आसपास की चीज़ों को देखने में हेल्प करता है, उसे हम क्या कहेंगे, ह्यूमन आई। ठीक है ना। इसका डायग्राम आपको आना चाहिए, ध्यान रखना। मेन 5 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर, और वो 5 नंबर तक का क्वेश्चन ध्यान रखना कैसे आता है। तो इसमें डायग्राम इसका क्या क्या होगा और कौन कौन से पार्ट इसका, सभी के फंक्शन पता होना चाहिए, सब पता होना चाहिए। तो जैसे मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ इसका, अगर आप बना लो तो आपका ह्यूमन आई का। पेपर में भी आर्टिस्ट को ही सब बैठा देना। देखो अब समझते जाओ इसमें कौन सा पार्ट क्या है, बस आपको ये समझना है। ये जो डबल मेम्ब्रेन वाली है बाहर वाली, इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। सबसे पहले लाइट कहाँ से एंटर करती है, यहीं से आई के अंदर जाती है। जो रिफ्रैक्शन लाइट का शुरू हो जाता है वो यहीं से शुरू हो जाता है। रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट तो ऐसे सीधी नहीं जाती, वो थोड़ा सा बैंड होकर के यहाँ तक आती है, जहाँ पर हमारा काला काला होल होता है। आपने आँख के अंदर देखो, एक तो बड़े वाला काला है और एक छोटे वाला काला है। और जो बड़े वाला काला होता है, जैसे इस तरह से देखो ना, गोल गोल जो होता है, और एक इसके अंदर भी होता है। तो ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये आपका देखा होगा सबका, सभी की आई का अलग अलग भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ना, ब्लू आई भी है इसकी, या वाइट आई है, या कैटी आई है, इस तरह से। तो वो सिर्फ किसके कारण होता है, इसके कारण होता है जो बाहर होता है। और इस वाले ये मसल्स होती है, और इस मसल्स को क्या कहते हैं हम, आइरिस। ठीक है, इस मसल्स को क्या कहेंगे, ये कलरफुल डायफ्राम होता है, कलरफुल डायफ्राम होता है, जिसके कारण मतलब अलग अलग कलर हमें दिखाई देता है। लेकिन जो अंदर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट सभी का एक जैसा होता है, बिल्कुल एकदम डार्क ब्लैक होता है ये वाला। ये नहीं किसी भी हालत में मतलब वाइट या किसी और कलर का हो सकता। ठीक है ना। इसका डार्क कलर होने का रीजन भी है क्योंकि लाइट आँख के अंदर यहीं से क्या करती है, एंटर करती है। मतलब कुछ भी लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होती है, समझ रहे हो। अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है कि फिर तो अंदर लाइट जा ही नहीं रही, उसको दिखाई नहीं देगी कोई भी चीज़, फिर तो समझ रहे हो। तो इस वजह से लाइट जब कोई भी एंटर बाहर नहीं निकल रही, तो जब लाइट पूरी तरह से अंदर जाती है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो कलर कौन सा हो जाता है आपका, ब्लैक हो जाता है।
ठीक है ना। और यहाँ पर जो सारी लाइट क्या हो जाती है, जब रिफ्लेक्ट होती है तो वाइट कलर हो जाता है, या कुछ कलर एब्जॉर्ब हो जाता है तो उस कलर की आइस हो जाती हैं या कुछ रिफ्रैक्ट अंदर चला जाता है, कुछ बाहर हो जाता है तो उस कलर का हो जाता है ये, ठीक है। तो ये आइरिस हो गया। अब इसके बाद ये जो फ्लूइड होता है ये वाला, इसे कहते हैं हम क्या, एक्वस ह्यूमर। इसका भी एक मतलब हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि हमारा आइस को ना मॉइस्चर्ड रखता है। ये कभी भी आई ड्राई नहीं होती, देखा होगा आपने, ठीक है ना। जो हमेशा ऐसे लगता है कि आँख क्या है, पूरी तरह से एक तरह से वेट है, तो जो आँख को नरिश करना, आँख को ड्राई अप रखना, वो इसका काम होता है इसमें, ठीक है। किसका, एक्वस का नाम ही क्या होता है, वाटर। तो इसे वाटरी सब्सटेंस, वाटर वाला ह्यूमर होता है, वाटर फ्लूइड होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये जो मसल्स है ये वाली, ये तो बताई दी होती है, इसका फंक्शन क्या होता है। एक्चुअली यहाँ पर ये जो छोटा सा होल दे रखा है, इस होल के साइज को कंट्रोल करना इसका काम होता है। इस होल का नाम क्या है, इस होल का नाम है क्या, प्यूपिल, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आ जाए कि आइरिस का फंक्शन क्या है, कि इट इज एन कलर डायफ्राम विच रेगुलेट द साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है ना। अब साइज ऑफ पीपल का मतलब क्या है कि लाइट कितनी एंटर करेगी हमारी आइस के अंदर, कितनी एंटर करेगी, वो डिपेंड करेगा कि हमारे सामने लाइट की अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर, जैसे मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी जब मिड ब्रेन करा रहा था, तो वहाँ पर एक ये भी फंक्शन था कि ये जो आइरिस का जो साइज है, ये क्या है, हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। ये तुम्हारी क्या होती है, एक तरह से इनवॉलंटरी एक्शन हो गई है, ठीक है। अब वो कैसे कंट्रोल करता है कि जैसे मान लो आप धूप से आए हो बाहर से और एकदम कमरे के अंदर एंटर कर जाओ, आपको कमरा भी क्या दिखाई देगा, एकदम डार्क दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा वहाँ पर, समझ रहे हो। और फिर क्या होगा कि धीरे धीरे करके सब कुछ क्या हो जाएगा, एकदम विजिबल हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो आइरिस क्या करती है कि पीपल के साइज को थोड़ा बड़ा कर देती है, छोटा कर देती है। अगर बाहर लाइट बहुत ज़्यादा होती है तो लाइट ज़्यादा होने की वजह से अब तो छोटे से भी काम चल जाएगा, तो ये ना धीरे करके क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा साइज, ठीक है। रिलैक्स करेगी आइस तो ये इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा, स्मॉल हो जाएगा। ये जब स्मॉल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि लाइट क्या थी, बाहर ज़्यादा थी, समझ रहे हो। अब उतने ही साइज से जब हम कमरे के अंदर एंटर करेंगे, अब कमरे में तो उतनी लाइट है नहीं, ठीक है ना, और जो लाइट अवेलेबल थी वो सफिशिएंट नहीं है जिससे क्लियर इमेज बन जाए पीछे की साइड में। तो आप जैसे ही एंटर करते हो छोटे से होल के थ्रू, तो सफिशिएंट लाइट नॉट एंटर टू आवर आइज एंड वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली इन द रूम। सिनेमा हॉल के अंदर अक्सर देखते हैं ऐसे, मोस्टली बाहर जब देखे आते हैं तो आंखें रब करते हुए दिखाई देते हैं, वहाँ तो बहुत देर तक बैठते हैं, ठीक है। या अंदर जब सिनेमा हॉल के अंदर जाओगे एकदम, तो क्या होगा कि कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल एक दूसरे के पड़ते रड़ते गिरते हुए नज़र आते हैं वहाँ पर, क्योंकि लाइट डिम होती है, बाहर लाइट बहुत ज़्यादा होती है, समझ रहे हो। तो जब बाहर होता है हम, लाइट ज़्यादा होती है तो इस पीपल का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। और अगर हम कमरे से बाहर जाएंगे, बिल्कुल अंधेरा एक तरह से, और उससे बाहर जाओ आप, तो क्या होगा, आँखों पर बड़ा स्ट्रेच आएगा, ठीक है। हमें अपनी आईज क्या करनी पड़ती है, ब्लिंक करनी पड़ती है कई बार, या रब करनी पड़ती है, स्ट्रेच होता है। क्यों होता है उसमें, क्योंकि जब हम अंधेरे में थे तो इस पीपल का साइज़ क्या था, काफ़ी बड़ा था, और जब बड़ा था बाहर जैसे गए तो अबंडेंट अमाउंट ऑफ लाइट थी, तो लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एंटर इनटू आवर आइज, और जैसे बहुत ज़्यादा लाइट एंटर करेगी तो वो कहाँ पर, रेटिना जहाँ पर इमेज बनती है वहाँ पर स्ट्रेच पड़ता है, स्ट्रेन पड़ता है ज़बरदस्त, क्योंकि लाइट क्या है। और वही वाली बात है ना, अगर आपकी आँखों की टॉर्च लगा दी जाए एकदम, तो क्या कुछ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इस वजह से फिर ये पीपल का साइज धीरे क्या होता है, छोटा होता है, और छोटा होने की वजह से क्या होता है, फिर वो आसानी से मतलब बड़ा हो जाएगा, फिर मतलब धीरे अंदर बड़ा हो जाएगा, बाहर जाओगे तो छोटा हो जाएगा, तो बाहर जाओगे तो छोटा होगा, तो धीरे सफिशिएंट लाइट एंटर करती है, मतलब रिक्वायर्ड जितनी चाहिए उतनी लाइट एंटर कर जाती है, और हम आसानी से चीज़ों को देख पाते हैं।
देखो ऐसे तो आप अभी देखेंगे आगे की साइड में कैट हो गया, चाहे आउल हो गया, आउल का भी क्या नाम है जो होता है ना, ये जो पीपल साइज होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो वो भी एक रीज़न है कि दिन के समय का आँखें क्या करता है, वो बंद करके रखता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है उसके। और भी कुछ रीज़न है उसके अंदर, अभी पहले वो पढ़ेंगे थोड़ा सा इस आई के बारे में, अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले ये देख लिया तुमने, आइरिस का फंक्शन क्या है, पीपल का फंक्शन क्या है, एक्वस ह्यूमर का फंक्शन क्या है, कॉर्निया का फंक्शन क्या है। अब एक और बात देखो, ये होता है आपका क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक प्रोटीन का नाम, प्रोटीन से बना होता है जिसका नाम है जेली प्रोटीन। और जेली प्रोटीन, जेली देखिए ना आपने, जेली जो होती है, अरे जो वैसे भी देखा फ्लूइड होता है, जो थिक फ्लूइड होता है, जेली जेली टाइप का, तो वो उसी तरह का ये भी क्या है, जेली प्रोटीन है। ये उसी तरह की फ्लेक्सिबल जेली प्रोटीन का ये लेंस बना होता है आपका। अब इसका है क्या क्वालिटी, क्या है इसकी, मतलब स्पेसिफिकेशन क्या है इसकी, मतलब क्या है ऐसी खासियत है इसके अंदर। तो आप देखो ना, क्योंकि जेली प्रोटीन क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, उसको खींच भी सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, पास में भी ला सकते हैं। तो वो मोटा भी हो सकता है और पतला भी हो सकता है। खींच दोगे ऐसे तो पतला हो जाएगा, और पास में ले आओगे तो वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। तो ये बात, ये खासियत इस लेंस के अंदर भी होती है, समझ रहे हो। तो पतला और मोटा क्यों होता है ये वाला, क्योंकि हम जिससे पास की चीज़ को देख सकते हैं आसानी से और दूर की चीज़ को भी देख सकते हैं। दूर का देखना होगा तो ये क्या जाएगा, खिंच जाएगा, पतला हो जाएगा, और पास को देखना होगा तो थोड़ा क्या हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा। ये बताएंगे अभी इसके बाद, जस्ट इसके बाद में, कि किस तरह से काम करता है। तो अब इसका फंक्शन क्या है कि आइरिस का फंक्शन था कि पीपल के साइज को क्या करता है, रेगुलेट करता है। पीपल का फंक्शन क्या है, इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग टू आवर आइस, कि लाइट कितनी एंटर करेगी, वो कौन रेगुलेट करेगा, ये पीपल रेगुलेट करेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्रिस्टलाइन लेंस का फंक्शन क्या है कि क्रिस्टलाइन लेंस इनेबल द फोकस द ऑब्जेक्ट, यानी इट प्रोवाइड द फाइन एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ दैट मेक द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द आइस ऑन द रेटिना। समझ रहे हो, मतलब इट प्रोवाइड द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ टू फोकस द ऑब्जेक्ट एट रेटिना। इतनी फोकल लेंथ, बिल्कुल एग्जैक्ट फोकल लेंथ क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर देगा, जिससे कि सामने वाली ऑब्जेक्ट की इमेज क्लियरली कहाँ बने, वो रेटिना पे बने। समझ रहे हो, क्रिस्टलाइन लेंस का फंक्शन ये हो गया कि फोकल लेंथ प्रोवाइड करता है, वेरिएबल फोकल लेंथ प्रोवाइड करता है, जितनी चाहिए उसके हिसाब से फोकल लेंथ प्रोवाइड करेगा ये। अब उसके बाद इस फोकल लेंथ को प्रोवाइड करने के लिए क्या लगा होता है, खुद अपने आप तो होता नहीं है भाई, कोई चीज़ मशीन ही खींचेगी और करेगी। अब जैसे मान लो, अगर मैं मान लो ये जेली प्रोटीन है, तो जेली प्रोटीन है तो ये तो ऐसे ही रहेगा जब तक मैं इसको स्ट्रेच करके पीछे नहीं खींचूंगा या दबाव डाल के नहीं करूँगा। अब जो खींचने वाला कौन सा लगा होता है इसके अंदर, ये लगा होता है, क्या कहते हैं इसे हम, ये जो है ना, ये वाली जिसके साथ ये बना है ये वाला, तो इसे कहते हैं हम क्या, सिलियरी मसल्स। क्या कहते हैं, सिलियरी मसल्स। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ये क्या करेगा, इट प्रोवाइड द फोकल लेंथ टू द क्रिस्टलाइन लेंस बाय एडजस्टिंग इट्स डायमीटर। मतलब पतला होना है या मोटा होना है, ये कौन करेगा, ये सिलेरी मसल्स करेगी। और ये सिलेरी मसल्स के कारण ही हमें चश्मे लग जाते हैं मोटे पतले, क्योंकि जब ये ओल्ड स्टेज, अभी डिजीज़ पढ़ेंगे हम, ये वाला एक होता है प्रेसबायोपिया, कि जब ये ओल्ड स्टेज के अंदर सिलेरी मसल्स ना वीक हो जाती है तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी बनती नहीं है। जब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बनती तो कई बार हमें दूर का भी नहीं दिखाई देता, पास का भी, क्योंकि जितनी फोकल लेंथ चाहिए उतनी नहीं हो पाती। समझ रहे हो, तो जिसके कारण मोटे पतले चश्मे लग जाते हैं। किसी को मोटा लग जाता है, किसी को पतला लग जाता है, किसी को दोनों लग जाते हैं, ठीक है। हाँ, वो बताएंगे अभी इसके बाद कौन सा लगेगा। लेकिन आप सिलेरी मसल्स का फंक्शन क्या है, इट एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द फोकल, क्या नाम है, क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। इट हेल्प टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। अब उसके बाद आता है ये वाला, इसे कहते हैं विट्रियस ह्यूमर।
ये भी वाटरी सब्सटेंस होता है और इसका कोई खास फंक्शन नहीं है, बट इट हेल्प टू रिफ्रैक्ट द लाइट। धीरे धीरे लाइट क्या होती जाती है, रिफ्रैक्ट होती जाती है, जिससे कि उसकी जो रेटिना पर इमेज बन जाए। अब ये जो इनर वाला पार्ट है, इसमें 3 लेयर होती है इसकी। कोरोइड होती है, एक ब्लड वाली लेयर होती है, एक ये वाली लेयर होती है, क्या नाम है, ये रेटिना वाली लेयर होती है। ठीक है, ये जो लेयर है अंदर वाली, इसे कहते हैं कौन सी टीना? रेटिना। ये मतलब क्या हो गया, एक तरह से स्क्रीन हो गई। जैसे स्क्रीन पर इमेज बनती है ना, तो हमारा आइज़ के अंदर ये क्या है, एक तरह से स्क्रीन। तो जितनी भी यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होगी उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इस रेटिना पे बनेगी। ठीक है ना। अब ये पूरा रेटिना ना, ये जो आई बॉल कहते हैं हम, इस आई बॉल का जो डायामीटर है वो करीब करीब कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कई बार डायामीटर भी गड़बड़ा जाने से क्या हो जाता है, ये रेटिना की लेंथ कम या ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण ये क्या नाम है, फोकस, यहाँ फोकस नहीं हो पाती। अब देखो हमें कैसे पता चलता है अभी कि ये इमेज बनी है, रेटिना पर तो बन गई, लेकिन हमारे ब्रेन में कैसे जाता है? तो होता क्या है कि रेटिना के पास में ही यहाँ पर बहुत सारी ऑप्टिक नर्व होती हैं। ये ऑप्टिक नर्व होती हैं यहाँ पर, समझ रहे हो? ये ऑप्टिक नर्व क्या है कि ये जो लाइट के थ्रू यहाँ इमेज बनेगी, उस लाइट को डिटेक्ट करती हैं। इमेज को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगी, और उन डिटेक्ट को इसे ऑप्टिक नर्व कहेंगे हम। रेटिना पर ही ऑप्टिक नर्व कहते हैं। और वो सारी की सारी जितनी ऑप्टिक नर्व थी, इंफॉर्मेशन ले जाके सीधा यहाँ से अंदर ब्रेन की तरफ जाती हैं। बहुत सारी यहाँ से ब्रेन की तरफ सारी नर्व्स क्या होंगी, जाएंगी। समझ रहे हो? इसीलिए हम इसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। तो यहाँ के बजाय अगर मैं यहाँ पर ऑप्टिक नर्व लिख देता हूँ तो वो ज़्यादा पॉइंट सही रहेगा। उधर भी ऑप्टिक नर्व को डिटेक्ट, मतलब लाइट को डिटेक्ट करने वाले सेल्स होते हैं, लेकिन सारी ऑप्टिक नर्व ये सब ब्रेन की तरफ यहाँ से जाती हैं। इसलिए ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहा जाता है कि अगर इस स्पॉट पर कोई भी क्या बन रही है, इमेज बन रही है, तो डिटेक्ट नहीं होगी, क्योंकि डिटेक्ट करने वाले सेल्स यहाँ होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर डिटेक्ट करने वाले सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, अब वो सेल कौन से होते हैं, अब ये तो पता चलेगा तुमको। रेटिना एक तरह से स्क्रीन होता है समझ रहे हो? ये सभी का फंक्शन पता चलेगा आपको। रेटिना का फंक्शन क्या होगा, लेंस का फंक्शन क्या है, सिलेरी मसल्स का फंक्शन क्या है, या आइरिस का, पीपल का, सबका फंक्शन क्या है। ऑप्टिक नर्व्स कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आइज टू द ब्रेन टू डिटेक्ट द इमेज। ये फंक्शन हो गया पूरा। अब एक बात और देखो इसमें कि सेल कौन से होते हैं। यहाँ पर 2 तरह के सेल्स होते हैं वैसे देखा जाए यहाँ पर, एक रॉड शेप्ड सेल और एक कॉन शेप्ड सेल। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ध्यान रखना। वैसे आप कर लो या ना कर लो उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा कि व्हेन द लाइट एंटर इनटू द आईज then optics, the cells present on the retina get activate and detect the image and convert into electrical signal, and these electrical signal are carried by the optic nerve to the brain to identify the image. 2 तरह के सेल्स होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में इल्यूमिनेट हो जाते हैं, मतलब एक्टिवेट हो जाते हैं। In the presence of illumination of the light, the cells present on the retina get activated and convert their signal into electrical signal, and this send the message to the brain. अब देखो, एक होते हैं रॉड शेप्ड सेल। रॉड शेप्ड सेल इसलिए कहते हैं कि रॉड टाइप की इनकी क्या होती है, शेप होती है। एक होता है कॉन शेप्ड सेल। अब रॉड शेप्ड सेल्स क्या होते हैं, ये लाइट की प्रेजेंस में इल्यूमिनेट हो जाते हैं, मतलब लाइट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि भाई हमारे लाइट क्या हो रही है, अंदर जा रही है। बस जितने ज़्यादा सेल्स होंगे उतनी लाइट को डिटेक्ट, अगर कम लाइट भी होगी ना तो भी क्या कर लेंगे, वो पहचान लेगा कि हाँ बंदा यहाँ बैठा हुआ है।
कम लाइट में भी डिटेक्ट कर लेंगे अगर इसमें रॉड शेप्ड सेल की संख्या ज़्यादा है। लेकिन अगर इनके नंबर्स कम हुआ तो वो अंधेरे में नहीं देख पाएंगे, फिर वो डिम लाइट में देखना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा उनको, क्योंकि रॉड शेप्ड सेल्स के नंबर क्या काफ़ी कम है। इसका एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है? ना, चिकन्स जो बच्चे होते हैं, मुर्गी के बच्चे या मुर्गी जो होती हैं, चिक्स जो होते हैं, तो इनका क्या होता है कि 6 बजे के बाद जैसे अंधेरा शुरू हो जाता है, ये कभी बाहर घूमते नहीं मिलेंगे, ये तुरंत क्या हो जाएंगे, अंदर जहाँ पर इनका घर होता है उस हो जाएंगे, चले जाएंगे। लाइट के अंदर ही चार, या तो वैसे लाइट होनी चाहिए जैसे आर्टिफिशियल लाइट होती है तब घूम सकते हैं, अदरवाइज लाइट नहीं होगी तो ये बाहर आएंगे नहीं, क्योंकि इनको दिखना बंद हो जाता है, ये देख ही नहीं पाते। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इनके अंदर ये वाली जो सेल्स है इनका नंबर कम होता है। एक मजे की बात देखो, आउल वाली, उस आउल में सबसे ज़्यादा रॉड शेप्ड सेल्स होते हैं। समझ रहे हो? बहुत, लेकिन दिन में फिर भी अपनी आंखें बंद कर रखता है वो। क्यों? क्योंकि वो तो लाइट को बड़ी अच्छी तरह डिटेक्ट कर लेता है। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तुम्हें लाइट में दिखता है और टॉर्च लगा दी जाए तुम्हारी आंखों में, दिखेगा तुम्हें? क्या करोगे? आंखें तो बंद ही करोगे ना। तो दिन के समय टॉर्च लगाना होता है उनकी आंखों, उसकी आंखों में ऐसे लगता है किसी ने टॉर्च मार दी, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा होती है। लाइट ज़्यादा होने की वजह से, पीपल का साइज भी बड़ा होने की वजह से वो सारी लाइट एंटर कर जाती है उसके, और वो जनरली आंखें बंद करके रखता है। अब रात के समय कम लाइट में भी देख लेता है, अभी उसके अंदर तो है पावर, ठीक है ना। तो रात के समय जहाँ मर्जी वो जा सकता है, देख सकता है, कभी भी आंखें बंद करके नहीं रखता वो, ठीक है। चलो, रॉड शेप्ड की बाद में आता है कॉन्सेप्ट सेल। कॉन्सेप्ट सेल, अच्छा, रॉड शेप्ड सेल सिर्फ ब्लैक एंड वाइट को दिखता है, ब्लैक दिखाई देगा या फिर पूरा वाइट दिखाई देगा। कॉन्सेप्ट सेल कलर को दिखाई देते हैं, समझ रहे हो? ये कलर को डिटेक्ट करते हैं। अगर सोचो कलर, ये कॉन्सेप्ट सेल्स नहीं हुआ, ठीक है ना, तो कलर ब्लाइंडनेस होता है, वो उसको कभी लाइसेंस नहीं मिलता। इसीलिए जब लाइसेंस का टेस्ट देने जाते हैं तो हम पहचान जाते हैं, कई सारे उसमें लिखा होता है, मतलब कलर में अक्षर लिखे होते हैं, तो पहचान के देते हैं कि ये कौन सा कलर है, कौन से कलर में कौन सा अक्षर लिखा हुआ है। समझ रहे हो? नहीं तो वो रेड लाइट पे खड़ा रहेगा बंदा, फिर तो उसको सब कुछ तीनों ही लाइट ब्लैक एंड वाइट दिखाई देगी, पता ही नहीं चलेगा कब रेड होगी, कब वाइट हो, कब ग्रीन होगी, कब क्या होगी। समझ रहे हो? तो ये जो क्या नाम है, रॉड शेप्ड कॉन्सेप्ट सेल्स हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है इससे, कलर इससे हमें दिखना बंद हो जाता है। और ये बता दूं मैं आपको, ये जेनेटिक डिजीज होता है। इसीलिए अगर किसी के परदादा या मान लो कहीं पर किसी को डिजीज होगा ये, तो 100% किसी न किसी जनरेशन के अंदर वो जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप ये समझो, आपके मान लो परदादा से आपके पिताजी के अंदर वो मान लो डिजीज नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ आपके पिताजी के अंदर। वो सेल्स थे लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुए। वो पढ़ाएंगे हम, क्या ना, हेरिडिटी जब चैप्टर पढ़ाएंगे उस समय पर कि एक्सप्रेस कब होते हैं और एक्सप्रेस कब नहीं होते। अब आपके पिताजी के सेल्स, वही सेल्स आपके अंदर आ गए। हो सकता है आपके यहाँ आपके भी एक्सप्रेस नहीं हो, लेकिन आपके अंदर भी वो सेल्स हैं। अब कौन सी जनरेशन में जाके एक्सप्रेस हो जाए वो, हो सकता है अगले वाली जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाए। समझ रहे हो? तो इसीलिए चलो अब ये समझ में आ गया सारी चीज़ें। अब आगे देखते हैं हम, आइस के आगे पार्ट पर आते हैं। इसे कहते हैं कि अकोमोडेशन ऑफ आई। अब जैसे मैंने बताया है कि अगर आपको आ जाए कि इस लेंस में,
इसके मोबाइल के लेंस में और इस लेंस में क्या फ़र्क है? क्या मोबाइल के अंदर जो क्या नाम है, कांच का जो लेंस पड़ा हुआ है, उसका मोटा या पतला कर सकते हो उसे? नहीं कर सकते। उसकी फोकल लेंथ क्या है? फिक्स है। वो डिजिटल के थ्रू फोकल लेंथ करते हैं हम, वैसे फोकल लेंथ क्या है उसकी? फिक्स है। ना मोटा कर सकता है ना पतला कर सकते हैं हम। लेकिन हमारे आइस के अंदर ये इस लेंस की ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये मोटा भी हो सकता है, ये पतला भी हो सकता है। इसकी फोकल लेंथ क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, एडजस्ट हो सकती है। तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? accommodation of eye, ability of eye to adjust its focal length so that we are able to see the far off object as well as nearby object. ठीक है ना? ability of our eye to adjust its focal length to see the distant object as well as नियर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ आई। और ये एकोमोडेशन कौन प्रोवाइड करता है? ये सिलेरी मसल्स, क्योंकि सिलेरी मसल्स तो उसको खींचेगी और कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऐसे, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा? लेंस ये मोटा हो जाएगा। मोटा मतलब थिक हो जाएगा और वी आर एबल टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ कम हो जाएगी उसकी। फोकल लेंथ कम होने का मतलब क्या है? कि हम पास की चीज़ को देख सकते हैं आसानी से। कर्वेचर उसकी बढ़ जाएगी, कर्व ज़्यादा हो जाएगा। कर्वेचर इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है? कर्व ज़्यादा हो गया। और कर्व कब होता है? जैसे पहले तो ये और ये वाला, इसमें कौन सा ज़्यादा कर्व दिखाई दे रहा है? नीचे वाला। तो इस तरह का शेप हो जाती है इसकी जब हम पास की ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है ना? और इस तरह का लेंस हो जाएगा जब हम पास में देखेंगे, लेकिन दूर को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये पतला हो जाएगा। ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखना, सीधा करना पड़ता है, ऐसे ऐसे रिलैक्स करनी पड़ती है आइस को। ठीक है? तो रिलैक्स करेंगे तो लेंस थिन हो जाएगा। थिन हो जाएगा तो वी आर एबल टू सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आइरिस को तो क्या हो जाएगा? ये थिक हो जाएगा। और थिक होने का मतलब क्या? वी आर एबल टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट। तो ये याद रखना है, एकोमोडेशन में सिलेरी मसल्स का रोल आ जाता है। किस समय पर लेंस थिन होता है, किस समय पर लेंस थिक होता है, रिलैक्स करने पर होता है या कॉन्ट्रैक्ट करने पर होता है। ये दोनों याद आए पहले 2-3 बार, क्या नाम है इसका, क्वेश्चन आया हुआ, चाहे वो 1 नंबर में आए हो चाहे कितने भी आए, एक नंबर इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अब रही बात हम फार ऑफ पॉइंट या नियर बाई पॉइंट। भाई आप एक बात देखो, अगर मैं इसको ऐसे पास में लेके आता हूँ या तुम्हारे पास में अगर ये लिखा जाए, तो विदाउट स्ट्रेस तुम मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक उस चीज़ को देख सकते हो, वो आपका नियर बाई पॉइंट होगा। समझ रहे हो? जैसे अगर मैं मान लो इनको दिखा देता हूँ, आँखों पर कोई अभी फ़र्क नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं पास में जाऊंगा दिख रहा है, लेकिन आंखों पर क्या होगा? उससे स्ट्रेच आएगा। और जब भी हम मान लो नियर बाई पॉइंट डिफाइन या फार ऑफ पॉइंट डिफाइन करते हैं, तो इसका मतलब विदाउट स्ट्रेच द लीस्ट डिस्टेंस अप टू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड क्लियरली इज कॉल्ड नियर बाई पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। ठीक है? और ये कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली दिखाई देते हैं। अगर उससे पास लेके आएंगे हम, तो वो ऑब्जेक्ट दिख भी सकती है, लेकिन स्ट्रेन आना शुरू हो जाएगा इसमें। मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम, अब मैक्सिमम वाला क्या होता है? फार ऑफ पॉइंट। भाई कितना भी देख सकते हो आप, इनफाइनाइट होता है, उसकी कोई लीस्ट डिस्टेंस थोड़ी है। समझ रहे हो? जहाँ तक आपका नज़र जाती है वहाँ तक दिख रही है आपकी चीज़ें। लेकिन अगर अब देखो, एक बात देखो, इधर देखो कि जैसे मैं नियर बाई पॉइंट की बात करूँ, आपके लिए नियर बाई पॉइंट क्या है? 25 सेंटीमीटर। क्या मेरे लिए भी 25 सेंटीमीटर है? वो बिल्कुल भी नहीं है। 25 सेंटीमीटर पर तो एकदम मुझे क्या दिख रही है? धुंधली दिख रही है।
एकदम बहुत आगे लेके जाऊंगा तो थोड़ा दिखेगा कि हाँ भी क्या नाम है, दिख रही है मुझे। अगर ये लिखा हुआ ह्यूमन आई मुझे दिख रहा है फिलहाल, लेकिन पास में जाऊंगा तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, धुंधला धुंधला सा हो जाएगा ये। मेरे को मायोपिया नहीं है। हाँ, तो दूर का क्या होगा, दूर का दिख रहा है क्लियरली, दूर का बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, लेकिन सक्षम उतारने दो चश्मा, इसको दिखेगा ही नहीं आई बना हुआ है या क्या बना हुआ है, मतलब दिखेगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं दिखेगा, लेकिन क्या होगा, आंखों पर क्या पड़ेगा, इनके स्ट्रेस पड़ेगा। जब भी कोई फार ऑफ पॉइंट या नियर बाई पॉइंट डिफाइन किया जाता है तो विदाउट स्ट्रेस लिखा जाता है, विदाउट स्ट्रेस ऑन आवर आइज, तब हम डिफाइन करते हैं उस पॉइंट को, समझ रहे हो। तो फार ऑफ पॉइंट आपका क्या होता है, इन्फिनिटी, और नियर बाई पॉइंट क्या होता है। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज द रेंज ऑफ आवर आइज, तो क्या होगा, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, ये रेंज ऑफ आई हो गया। ठीक है, सर डाउट है, ऐसा क्यों कहा जाता है किसी और के स्पेक्स पहनने से आंखें वीक होती हैं? स्पेक्स पहनने का मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं, वैसे देखा जाए इसके अंदर से, क्या पता आपका नंबर वाला चश्मा है उसका, सपोज करो स्पेक्स पहन लिए, उसका नंबर लगा हुआ है, तो आप एक बात देखो कि आपको तो कोई डिजीज ही नहीं है और आप उसके स्पेक्स पहन रहे हो, तो आंखों पर स्ट्रेस अपने आप हो गया, क्योंकि आइस क्या करेगी, जो स्पेक्स है वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को भी दूर बना देगा, ही पास बना देगा, वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगी फिर उसके हिसाब से, हैं, क्योंकि आपकी आई धीरे धीरे उसी तरह की शेप ले लेगी, फिर वो जिस हिसाब से चश्मा बना हुआ है उसी हिसाब से लेंस भी आपका ढल जाएगा फिर, क्योंकि आपको तो भाई ब्रेन तो ये कहेगा ना कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट को ढंग से देखो, लेकिन अब उस वाले शेप से आपको दिख नहीं रही, तो ढलने की कोशिश करेगा अपने का आई लेंस। इसलिए कहते हैं कि अगर दूसरे का चश्मा नहीं पहनना, हाँ अगर दोनों का नंबर सेम है, लगा हुआ है, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इन्फेक्शन वाली बात हो जाती है, हो सकता है कोई उसको इन्फेक्शन हुआ हो, तो उसके इन्फेक्शन के माइक्रोब्स आपके आइस के अंदर भी एंटर कर सकते हैं, तो उस केस में कई बार आई फ्लू हो जाता है। जैसे किसी बंदे को आई फ्लू होता है, उसका भी चश्मा लगा लो तो ऑब्वियसली आपको होगा ही होगा। कम्युनिकेशन डिजीज होती है, कम्युनिकेबल वाली वो डिजीज एंटर कर जाती हैं, ठीक है ना, इसीलिए अवॉइड करते हैं हम कि किसी दूसरे का चश्मा नहीं लगाना चाहिए। चलो खैर आगे देखो। अब एक और चीज़ होती है कि हमेशा ही ऐसा नहीं होता है, जैसे जैसे कोई बुढ़ापा आता जाता है, मतलब एज होती जाती है, उसके हिसाब से हमारा आई का जो लेंस है ना, ये क्लाउडी हो जाता है। क्लाउडी मतलब ऊपर या तो पार्शल लॉस ऑफ विजन हो जाएगा या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। और मोस्टली कब होता है, ओल्ड, जब ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं, 70 साल से ऊपर वाली एज पे मोस्टली देखने को मिलता है, 60 के 70, या जिसे कहते हैं, जैसे कौन सा बिंदु कहते हैं, हाँ मोतिया बिंदु, ये इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, कैटरैक्ट। ठीक है, अब वो किसी को समझ में नहीं आती, इसलिए हिंदी बताना ज़रूरी होता है ना, तो ठीक है। तो कैटरैक्ट कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, कैटरैक्ट। लेकिन ध्यान रखना, ये ऐसा डिजीज है कि सर्जरी के थ्रू अगर उस लेयर को, जो ऊपर वाली लेयर थी, उस लेयर को अगर रिमूव कर दें तो इस डिजीज को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। क्या हो गया अभी, तो अब आपको कैटरैक्ट का भी समझ में आ गया। डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, भाई कौन कौन से डिजीज हो जाते हैं डिफेक्ट। हम यहाँ पर 3 टाइप के डिजीज पढ़ेंगे, वैसे और भी होते हैं, एक तो हमने पीछे ही बता दिया, 2 तो हमने कलर ब्लाइंडनेस बता दिया, कैटरैक्ट बता दिया, ठीक है। और अब इसके अलावा 3 डिजीज और हैं आपके, जिसमें एक तो आपका है मायोपिया, और एक कौन सा होता है, और एक होता है प्रेस बायोपिया। अब देखो, पहले 3 तरह के पिया बताएं हमने तुम्हें, कौन कौन से पिया होते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। तो अब देखो
मायोपिया के अंदर जनरली दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अकर इन द चिल्ड्रेन, बच्चों के अंदर होता है इस तरह का ज़्यादातर, ऐसा नहीं बड़ों को नहीं हो सकता, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर बच्चों को होगा ये डिजीज़ तो समझ लो उसको कौन सा डिजीज़ है, ये मायोपिया। जिन जिनके चश्मा लगा हुआ है यहाँ पर उन सबके क्या है, ये मायोपिया। किसी ने तो लगा भी रखा हो और औरों के भी लगा होगा एक आध के, और किस किस के लगा हुआ है अभी, तुम्हारे भी तो लगा हुआ था हैं, लेकिन ये आ जाए तभी तो आँखें देखो कितनी छोटी छोटी सी करके देख रहे हैं ना, ये थोड़ा क्लियरली दिखाई दे। तो चलो खैर, अब मायोपिया क्या होता है, तो सबसे पहले हमें देखते हैं दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच person is able to see the nearby object clearly and distinctly, but cannot see the far off object clearly and distinctly. When a person, कौन सा होगा, this type of defect occurred in the children due to the unable to focus the object, far off object clearly, focus the far off object clearly, and he can see the nearby object distinctly and clearly. मतलब दूर की चीज़ तो हमें नहीं दिखेगी, लेकिन पास की चीज़ क्या आसानी से दिख जाएगी। he can see the nearby object clearly but cannot see the far off object distinctly and clearly, बिल्कुल एकदम साफ साफ नहीं दिखाई देगी हम, उस टाइप के डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, मायोपिया। अब एक बात देखो कि मायोपिया के कॉज क्या होते हैं, पहले मैं बता देता हूँ कैसे, किस तरीके से होता है। ये मान लो हमारा आईज का स्ट्रक्चर है, ये आपका रेटिना है, ये आपका क्या है, लेंस है। होगा क्या, अगर नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई देखो, अगर इन्फिनिटी से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, इन्फिनिटी बहुत दूर से, तो सारी की सारी लाइट कहाँ पर जाएगी, वो रेटिना पर, और रेटिना पर चली गई तो इसका मतलब हमारा क्या है, ये दिखाई दे जाएगी। तो ये क्या है, नॉर्मल आई, क्लियर, फार ऑफ दूर हो गया और उसकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है रेटिना पर। लेकिन ऐसा नहीं होता किसके अंदर, जब मायोपिक पर्सन होता है। तो मायोपिक आई क्या होगी, मायोपिक आई ये होगी ऐसे रे ऑफ लाइट आ रही है, दूर से आ रही है ऑब्जेक्ट, लेकिन उसका मिलन पहले ही हो जाएगा यहाँ पर, और इस जगह पर कुछ नहीं जा पाएगा, यहाँ पर रेटिना पर, समझ रहे हो। तो अब इस जगह पर तो ऑप्टिक नर्व है ही नहीं ना, ऑप्टिक नर्व तो यहाँ थी, समझ रहे हो। तो ये जो आई है, ये कौन सा डिजीज है, मायोपिक आई। अब फिर हमें कहाँ तक दिखाई देगा भी, अगर मैं यहाँ पर बिठा दूँ उनको सक्षम को, तो फिर चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको, वो आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एक लिमिट बन जाती है हमारी कि हम 2 मीटर से आगे नहीं देख पाएंगे। भाई मैं हूँ, जैसे मैं इन्फिनिटी तक देख पा रहा हूँ मैं, इनका क्या हो जाएगा कि भाई 2 मीटर से आगे नहीं दिखेगा, या 3 मीटर से आगे नहीं दिखेगा, या 4 मीटर से आगे से नहीं दिखाई देगा उसे। पहले 2 मीटर से पहले देख लेगा, लेकिन 2 के बाद वो क्लियरली दिखाई नहीं देगा, समझ रहे हो। तो वो आपका मायोपिक। अब इस तरह से मान के चलो कि आपका ये जो पॉइंट था, ये वाला, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ऐसे मान लो, जैसे ऐसे, इस तरीके से ऐसे, ये पॉइंट आपका फार ऑफ पॉइंट बन गया, फार ऑफ पॉइंट। अगर यहाँ तक ऑब्जेक्ट रखी है, इस जगह तक, तो आप क्लियरली देख सकते हो, और इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी,
रेटिना पे बन जाएगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस पर होगी तो वो रेटिना पर, ये मायोपिक आई है, ये फार ऑफ पॉइंट ऑफ मायोपिक आई है। दोनों ही डायग्राम आने चाहिए, मायोपिक आई के भी और फार ऑफ पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। समझ रहे हो? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम जरूरी है इसके अंदर। बाकी इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 5 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है डायग्राम बेस्ड। अब रही बात भी हम कैसे इसको अलग कर सकते हैं। अब अलग करने का आप खुद सोचो, देखो कैसे होगा कि यहाँ तक तो हमें दिख रहा है, इससे आगे की चीज़ नहीं दिख रही ना। इसका मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है तो उसकी इमेज इससे पहले बन जाए, यहाँ बन जाए या यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। मतलब हमें एक ऐसा लेंस चाहिए कि ऑब्जेक्ट दूर रखी है, इन्फिनिटी पे रखी है, समझ रहे हो, और उसकी इमेज हमारे यहाँ पर बन जाए जहाँ हमारा फार पॉइंट या फार पॉइंट से पहले बन जाए, तो हम देख लेंगे। तो ऐसा कौन सा लेंस है जो दूर की इमेज को पास में लेके आता है? कॉनकेव लेंस होता है। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखी हो तो कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी उसकी इमेज? फोकस पे बनेगी। कहाँ बनेगी? तो आप ये मान के चलो कि जितना फोकस पॉइंट होगा ना, जो लेंस आप ये लगा रहे हैं, ये जितना फोकस पॉइंट है इस लेंस का, उससे आगे उसे दिखाई नहीं दे रहा, उससे मीटर उसे उतने आगे से दिखाई नहीं दे रहा क्लियरली, क्योंकि जहाँ पर इमेज बन रही है इस जगह पर, वो उस लेंस का क्या है? फोकस पॉइंट है। ठीक है, अब ये कैसे बनाता है देखो, मैं यहाँ पर करेक्शन ऑफ मायोपिक आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करेक्शन वाला डायग्राम। आप पूरा डायग्राम वैसे ही बना सकते हो। यहाँ से थोड़ा सा हटाना है, ऑप्टिक नर्व जाती है यहाँ से हटा देना है थोड़ा सा, जिससे आपको क्या बनाना है, ये कर्व करके ये आपको बना देना है, और बीच में क्या बना देना है आपको? लेंस बना देना है। इस तरीके से आप क्या नाम है इसको बना सकते हो। आप नहीं बनाना आए तो पहले गोला खींच दो, उसके बाद आपको इधर उधर से मिटा दो। उसके बाद आपका यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक कॉनकेव लेंस लगाएंगे। अब क्या होगा कि मान लो ऐसे रे ऑफ लाइट आ रही है बहुत दूर से, ऐसे रे ऑफ लाइट आ रही है, उसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पर। तभी तो पहला चैप्टर कराना ज़रूरी होता है, तभी ये समझ में आता है। अब कॉनकेव लेंस वाला आप जिन्होंने तुमने नहीं किया हुआ है मेरे ख्याल में, ठीक है ना, तो इनको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। लेकिन सबको हमने यहाँ पर लाइट वाला चैप्टर करा रखा है, तो हमें पता है कि अगर इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? आपकी फोकस पे बनेगी। अब मान के चलो ये वो पॉइंट है, फार ऑफ पॉइंट से पहले वाला पॉइंट है। अब हमारी आँख तो ये वाली है, आइस, ठीक है ना, तो इस आइस के लिए ऑब्जेक्ट भले यहाँ थी, ऑब्जेक्ट यहाँ थी, लेकिन ये क्या करेगी? ये देखेगी यहाँ पर, किसके थ्रू? इसके थ्रू, कि ये जो लेंस लगा हुआ है, ये लेंस दूर की ऑब्जेक्ट को कहाँ पर बना रहा है? पास में बना रहा है। ठीक है ना। अब देखो कि जब इसकी इमेज थोड़ा और आगे बना देते हैं, मान लो यहाँ आ गई इस जगह, अब इसकी इमेज यहाँ बन गई। अब इस आई के लिए इमेज कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है ना। तो जब हम यहाँ से लाइट आएगी ऐसे, इस तरीके से लाइट आएगी ऐसे, ये आ गई, ये आ गई ऐसे, है ये थोड़ा सा बिखेर देगा ना लाइट को, डाइवर्ट करता है रे ऑफ लाइट को। ये तो अपीयर होती है ना, इमेज यहाँ बनती है, लेकिन रे ऑफ लाइट को क्या करेगा? थोड़ा सा एक्सपेंड, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब जब यहाँ आ गया, इससे ही रे ऑफ लाइट की आई है यहाँ से, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो अब क्या होगा? आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ये इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे यहाँ से डॉट डॉट में डायरेक्ट भी ला सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ये वाली है ना। अब ये यहाँ से करना पड़ेगा ना इसे, तो अब क्या होगा? इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी? सीधी
रेटिना पे बन जाएगी। और जब रेटिना पे बनेगी तो ही इज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। दिस इज द रे डायग्राम ऑफ करेक्शन ऑफ मायोपिक आई। ये बहुत जब तक खुद नहीं बनाओगे, ये होमवर्क है आपके लिए, बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपको रे डायग्राम जो मैंने बताए हुए हैं तीनों, ये करके लाने हैं आपको हर हालत में। इसलिए मैं ज़्यादा होमवर्क भी नहीं दे रहा, कम से कम ये रे डायग्राम तो आपको करके लाने हैं। सर ये बुकलेट में है? ये सब जगह है, बुकलेट में है, बुक में भी है, सब जगह है। तो कहाँ हो गया अभी? सर हो गया, कहाँ हो गया? हाँ, हो गया। अभी देखो, हमें ये भी देखना है। अब तो आपको ये तो पता चल गया कि मायोपिक आई कैसे होता है, इसका डिजीज किस तरीके से हम क्या करते हैं, सही करते हैं इसे। लेकिन रीजन क्या है इसका? व्हाट इज द कॉज ऑफ द मायोपिक आई? रीजन क्या हो सकता है? तो देखो क्या होता क्या है, दो इसके मेन रीजन दिख रहे हैं। एक तो क्या है कि अगर बाई चांस ये जो आई बॉल है ये लंबी हो जाए तो रेटिना पीछे पहुंच जाएगा। रेटिना पीछे पहुंच जाएगा तो उसका इमेज आगे बनेगी। तो पहला रीजन क्या हो गया? इलोंगेशन ऑफ द आई। समझ रहे हो? दूसरा क्या होगा कि भाई जो कर्वेचर इंक्रीज हो जाए इसकी लेंस की। कर्व का मतलब क्या है कि पहले लेंस ऐसे होता था, इस तरह से बड़ा होता था, दूर की चीज को बड़े आसानी से देख लेते थे। लेकिन अब थोड़ा कर्व हो गया, ये ऐसे हो गया, हल्का सा मोटा हो गया ये, ठीक है। या फोकल लेंथ इसकी डिक्रीज हो गई, पहले क्या थी, बड़ी थी, अब क्या हो गई, फोकल लेंथ कम हो गई। तो डिक्रीज इन फोकल लेंथ या इंक्रीज इन कर्वेचर एक ही बात होती है। कर्वेचर मतलब कर्व होना, और डिक्रीज इन फोकल लेंथ भी क्या होता है, कर्व होना, मोटा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो दो इसके प्रोमिनेंट रीजन हैं, कौन कौन से? इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल और इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बताओ कितना टाइम